अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से अब हमें अपनी आज की किताब की गुफ्तगू को शुरू करना चाहिए। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 7 लोग हैं और साथ साथ भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। कप्स एंड पेजेस लिटरेरी फोरम की तरफ से हमारा ये दूसरा बुक का सेशन है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर समिया। और डॉक्टर समिया के बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि डॉक्टर समिया असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बॉटनी की एट पंजाब यूनिवर्सिटी। और हमारे साथ आज ये बुक रिव्यू शेयर करने जा रही हैं। बुक का नाम है इकिगाई। डॉक्टर समिया, अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस नहीं किया तो ऐसे ही इसे प्रोनाउंस करेंगे ना। आई थिंक ये जापानीज है वर्ड, तो इस पर फर्दर हमें वजाहत आप ही करेंगी। और उम्मीद करती हूँ कि ये बुक सेशन जो है लास्ट बुक सेशन की तरह काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो ओवर टू यू डॉक्टर समिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अदीबा। अच्छा, सबसे पहले जो वर्ड है मैंने इसको बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि वाकई इसको किस तरह से सही तरीके से प्रोनाउंस करना है, तो दैट इज़ आइकिगाई, राइट। अच्छा, ये जो बुक है ये इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन पब्लिशर्स, ठीक है। और ये ओरिजिनली जो थी ये स्पेनिश में लिखी गई थी और इसके दो ऑथर्स हैं, हेक्टर ग्रेशिया एंड फ्रांसिस मिरेलिस। अब ये इनकी जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाकई मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि ये स्पेन और उधर के जो जापान है उसके ओरिजिन के हैं। इनमें जो पहले ऑथर है, थोड़ा सा इसका अगर हम इंट्रोडक्शन ले लें जो ऑथर्स के बारे में, हेक्टर ग्रेशिया जो है ये जापान के रिहायशी हैं और वो तकरीबन जब जिस वक्त ये बुक पब्लिश हुई थी तो 10 साल से ज़्यादा का अरसा उनको वहाँ पर हो गया था, लेकिन वो बाय बर्थ ही इज़ स्पेनिश। और अगर बाय प्रोफेशन देखें तो ही हैज़ बिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारी जगहों पर, जो स्विट्ज़रलैंड वगैरह में कुछ कंपनीज़ के साथ ये काम करते रहे। उसके बाद सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स के साथ शामिल हो गए, जापानीज़ मार्केट है वहाँ पर गए। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जो कुछ किताबें हैं वो भी लिखी हैं और बहुत फेमस बुक है गीक इन जापान, वो इनकी लिखी गई है। इनके साथ जो दूसरे ऑथर हैं फ्रांसिस मिरेलिस, ये अवार्ड विनिंग ऑथर हैं जो कि सेल्फ हेल्प और इंस्पिरेशनल बुक्स इनके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा हैं। बार्सिलोना में ये पैदा हुए थे, बाय प्रोफेशन ये सहाफ़ी थे। इंग्लिश लिटरेचर इन्होंने पढ़ा, जर्मन पढ़ी और उसके बाद ट्रांसलेटर के तौर पर, एडिटर के तौर पर और म्यूजिशियन के तौर पर ये से इनका जो प्रोफेशन है वो बेसिकली म्यूजिशियन, ट्रांसलेटर और एडिटर का रहा है। और इनका एक नॉवल है लव इन लॉरेंस, ये तकरीबन 20 ज़ुबानों में शाया हो चुका है। इसका अगर बिल्कुल हम शुरू में देखें तो जो टाइटल है आई की गाय, ये बड़ा एक डिफरेंट सा एक इनका टाइटल है जो कि मेरे लिए भी बड़ा एक नया लफ्ज़ था, मैंने पहले कभी भी नहीं सुना हुआ था। एंड द क्रेडिट, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि क्रेडिट जो है इसका, जो अदील हाशमी साहब हैं, आप में से हो सकता है कुछ लोग उनसे वाकिफ़ हों, फैज़ अहमद फैज़ साहब के नवासे हैं, तो मैंने पहली मरतबा उनसे सुना था इसका जिक्र। वो अपनी किसी पोस्ट वगैरह में उन्होंने बताया था। अच्छा, ये जो किताब है ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे में लिखी हुई है, ये उस तरह से इसका फ्लो भी नहीं है जिस तरह से आमतौर पर किताबों का होता है। इसके टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है और कुछ जगहों पर हमें ये लगता है कि बार बार एक ही चीज़ जो है उसको दोहराया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें कैच की थी दैट वाज द डेडिकेशन ऑफ द बुक। जो दोनों ऑथर्स हैं उन्होंने जो डेडिकेट किया है, जो एक ऑथर है गर्शिया, उन्होंने अपने भाई को डेडिकेट किया और मैं उन्हीं की वो जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसी तरह से बता रही हूँ। फॉर माई ब्रदर आइटर who has said to me more often than anyone else, I don't know what to do with my life. और जो दूसरे ऑथर हैं उन्होंने इसको डेडिकेट किया है फॉर ऑल माई पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फ्रेंड्स फॉर बीइंग माई होम एंड माई मोटिवेशन अलॉन्ग द वे। तो जो डेडिकेशन है इससे थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो किताब है ये किसी हद तक मोटिवेशनल बुक भी आप इसको कह सकते हैं एंड इट इज़ बेसिकली अबाउट फाइंडिंग द पर्पस ऑफ ए लाइफ, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प आउट किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट है आई की गाय का। अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें इसमें, तो अब हम इसमें आ जाते हैं जो बिल्कुल इसका जो प्रोलॉग है जिसको हम पेश लफ्स भी कह सकते हैं, जो इन्होंने जो ऑथर्स हैं उन्होंने हमें बताया है। अब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने अब ये जो दोनों ऑथर्स से ये पहली मर्तबा मिले थे टोक्यो में, जापान में।
और एक बार थी जहाँ पर ये आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, जब मैंने इसकी पहली लाइन ही पढ़ी इसके प्रोलॉग की, तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि जो हमारे भी पुराने जो अदीब हैं, मुसन्निफ़ीन हैं, वो जब भी अपनी किसी मुलाकात का हवाला देते थे, तो वो बहुत मर्तबा पाक टी हाउस का हवाला ज़रूर देते थे। तो ये बिल्कुल मुझे पढ़ के ऐसे ही लगा कि जैसे बार्स के अंदर इकट्ठे होना, टी हाउसेज़ में, कॉफ़ी शॉप्स पर इकट्ठे होना, तो शायद ये किसी ज़माने में जो अदीब होते हैं, उनका एक ख़ासा रहा होगा। बहरहाल थोड़ा-सा आगे चलते हैं, तो इन्होंने ये बताया कि इस किताब को लिखते हुए ये कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिन्होंने इस किताब को लिखने में मदद दी। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो मगरबी नफ्सियात है, उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है लोगोथेरेपी का। तो ये किताब उससे मिलती-जुलती है, लेकिन बिल्कुल वो नहीं है। लोगोथेरेपी क्या चीज़ है? वो लोगोथेरेपी सो ये जो थेरेपी है, उसको जो लोगोथेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि जो भी इंसान है इस दुनिया पे आया हुआ है, उसकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। अब आ जाते हैं इस किताब के टाइटल की तरफ, आइकिगाई। ये जापान में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और जापानी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये थोड़ा-थोड़ा लोगोथेरेपी से मिलता है और थोड़ा-सा इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है। ये कहते हैं कि खुशी जो है वो मसरूफ़ रहने का नाम है, लेकिन इसके साथ-साथ वो एक स्टेप इससे आगे जाते हैं और वो आइकिगाई के बारे में ये बताते हैं कि जो जापानी लोग हैं, वो औसत उम्र से ज़्यादा जीते हैं। तो उनका राज़ पा लेने का नाम आइकिगाई है। तो बेसिकली ये जो बुक है, ये इस हवाले से लिखी गई है कि जो जापान के लोग हैं, उनकी औसत उम्र बाकी दुनिया के लोगों से ज़्यादा है, तो इसकी वजह क्या है? राज़ क्या है? क्यों वो लोग इतनी ज़्यादा उम्र लेकर आते हैं? उनके पास भी वही रिसोर्सेज़ हैं जो बाकी दुनिया के पास हैं। तो फिर ऐसा उनके पास क्या है? कौन-सा ऐसा राज़ है जो उनको इतनी देर तक ज़िंदा रखता है? अब इसमें वो जो हवाला दे रहे हैं, अब आगे अगर हम चलें इसमें थोड़ा-सा, तो इसमें जो वो हवाला दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जापान में एक जज़ीरा है ओकिनावा के नाम से, और वहाँ पे अगर हम देखें तो अगर जो एक स्टडीज़ है, साइंटिफिकली उन्होंने इसको स्टडी किया है इस जज़ीरे के लोगों की उम्र को, और वो कह रहे हैं कि हर 1 लाख में से तकरीबन 25 के करीब लोग, साढ़े 24 एवरेज बनती है, तो तकरीबन 24 से 25 लोग हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। अब वो देखने में तो हमें वो परसेंटेज बहुत थोड़ी लगती है कि 1 लाख में से 25 लोग होंगे तो वो 0.0025 बनेगी तकरीबन। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी दुनिया में इतनी ज़्यादा परसेंटेज सेंटेनेरियंस जो हैं उनकी ज़्यादा नहीं है, यानी 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोग इतनी तादाद में नहीं हैं। तो ये जो चीज़ थी, उन्होंने इनको थोड़ा-सा मोटिवेट किया इन दोनों ऑथर्स की डिस्कशन को, और आहिस्ता-आहिस्ता ये इस नहज पर पहुँचे कि चलें हम इसके ऊपर एक किताब लिखते हैं, और इन्होंने इसको फिर लिखा और उसको पब्लिश किया। इस किताब के 9 चैप्टर्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड हैं। छोटी सी किताब है लेकिन डिटेल में लिखी हुई है। तो मैं पूरे तो उनको शायद कवर नहीं कर सकूँगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कम से कम इसके जो 5 चैप्टर्स हैं, जो मेन इसके चैप्टर्स हैं, उनको मैं कवर कर सकूँ। तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर है, वो है जी आइकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो इसका टाइटल है इस चैप्टर का, वही बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन आपने जवान कैसे रहना है। तो इसके अंदर लोग ऐसे हैं जिनको आइकिगाई, जिन्होंने अपनी पा ली है। कुछ लोग हैं जो अभी भी उसको ढूँढ रहे हैं, हालाँकि वो उनके पास ही मौजूद है। और यहाँ पर वो एक तौजीह देते हैं कि आइकिगाई इज़ द रीज़न वी गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर किसी के पास ये आइकिगाई नहीं है, तो ये बेसिकली टर्म जो है ये बार-बार इस्तेमाल हो रही है आइकिगाई की। हर किसी के पास मौजूद है, हम उसी के साथ सुबह उठते हैं। किसी को वो मालूम हो चुका है और कुछ जो है वो अभी उसकी तलाश में हैं। अच्छा, एक चीज़ अब जो स्टार्ट वो ले रहे हैं, वो यहाँ से ले रहे हैं कि क्योंकि जो जापान में एक रिटायर किसी जगह जहाँ पर 40 साल भी है, वो हमें मालूम है वो कौन से इस तरह के इदारे होते हैं। कुछ है जहाँ पर 60 साल, 65 साल तक की उम्र है, लेकिन जापान में वो कह रहे हैं कि वो लोग रिटायर नहीं होते। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी नौकरियों से रिटायर नहीं होते। इनके कहने का मतलब ये है कि वो जिन जो काम पसंद करते हैं, जिस काम से वो मोहब्बत करते हैं, उस काम को
तब तक करते रहते हैं जब तक उनकी हेल्थ अलाउ करती है इसको। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बाकी जगहों, सिर्फ जापान में नहीं, 5 जगह और ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ के रहने वाले जो हैं उनकी उम्र ज़्यादा थी, और उनको उन्होंने नाम दिए ब्लू जोन का। 5 ब्लू जोन्स, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ओकिनावा है जापान में, दूसरे पे सार्डिनिया है इटली में, तीसरे नंबर पर है लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में, चौथे नंबर पर है नाइकोनिया पेनिनसुला कोस्टा रिका में, और 5वें नंबर पर है ग्रीस में आइकेरिया। अच्छा, अगर मैं तलफ़ुज़ थोड़ा गलत बोलूँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि हमारी ज़ुबान और इनकी ज़ुबान में काफ़ी हद तक फ़र्क होता है। अब उसमें वो जो मेन वजूहात बता रहे हैं, इन चीज़ों को अगर हम इन जगहों को स्टडी करते हैं, इनको पढ़ते हैं या इनका एनालिसिस करते हैं, तो कुछ चीज़ें हमें इनकी मुश्तरक नज़र आती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 4 बुनियादी वजूहात हैं, या जो 4 बुनियादी आप कह लें कि जो इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो 4 हैं इन पाँचों जगहों पे ब्लू ज़ोन्स में। वो कौन-कौन से हैं? नंबर 1 उनकी डाइट यानी खुराक, नंबर 2 एक्सरसाइज़, नंबर 3 आइकिगाई यानी उनको वो राज मालूम है, नंबर 4 जो भी उनके सोशल टाइज या माशरती ताल्लुकात जिनको हम कहते हैं, जो सोशल उनका सर्कल है, इन चीज़ों पे आगे चलते हैं। तो जापानी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, उसको उनकी ज़बान में जापानीज़ में कहते हैं हारा हाचिबो। इट इज़ क्वाइट फनी, लेकिन इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि फिल योर बेली टू 80%। आपने 100% अपना पेट नहीं भरना। जिस वक़्त आपको लगे कि आपका पेट भरने वाला है, आपने उसी वक़्त उसको छोड़ देना है। आपने मुकम्मल उसको नहीं भरना, क्योंकि वो जो 20% रह जाता है, जब हमें फीलिंग आना शुरू होती है कि अब हमारा पेट तकरीबन भर गया है और हम चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, ये जो 20% है, ये सिर्फ़ एक एक्स्ट्रा आपके स्नैक के लिए होता है, जो आपको लग रहा होता है, ठीक है? कि हम एंड में आके हम एक स्नैक ले लेंगे, या आपको लगता है कि, और आपको पता है, आपके ज़हन में ये बात है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस हमने खाना है। जैसे कुछ लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, एप्पल पाई आपने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए खुशी ज़रूर देंगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए बिल्कुल खुशी का बायस नहीं बनेगी। इसके साथ-साथ वो ये कहते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है मुआए का, बी कनेक्टेड फॉर द लाइफ। अब वो किस तरह से, ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं, जिसको हम सोशल सर्कल की बात करते हैं, कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्विंग द कम्युनिटी बिकम्स पार्ट ऑफ देयर आइकिगाई, कि अगर आप जो ज़्यादा देर रहने का राज ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करें। अब उसमें क्या, ये लोग जो जापानीज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ सेट कर लेते हैं, जैसे एक फंड होता है, जनरेट करते हैं और उसको मुख्तलिफ जगहों पर यूटिलाइज करते हैं। किस तरह से? मीटिंग्स अरेंज करते हैं, डिनर्स अरेंज करते हैं, गेम्स अरेंज करते हैं, ठीक है? जैपनीज चेस एक स्पेसिफिक टाइप की उनकी एक्टिविटी होती है, उसको अरेंज करते हैं, और कुछ भी जो चीज़ उनको पसंद होती है, कोई भी हॉबी, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और इवन अगर उस कम्युनिटी में किसी को ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की, तो वो उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट उसकी कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद, तो ये पहला जो चैप्टर है उसमें एक उन्होंने बिल्कुल ये बुनियादी सी कुछ बातें हैं उनको डिस्कस किया हुआ। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके सेकंड चैप्टर पे, विच इज़ अबाउट एंटी एजिंग सीक्रेट्स। अब उसका जो टाइटल है वो ये है कि लिटिल थिंग्स दैट एड अप टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इसका राज नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बूस्ट करने में या आपको हैप्पी लाइफ गुजारने में मदद देती हैं। अब इसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें इन्होंने जो भी किताब के अंदर बात की है, उसको उन्होंने साइकोलॉजिकली और एविडेंसेस के साथ उसको प्रूव करने की या उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। जैसा कि इसमें ये बता रहे हैं कि कॉलिन्स हेमिंगवे है, और उसने अपनी बुक है मैक्सिमम ब्रेन्स पावर, जो ब्रेन से रिलेटेड है, या जैसे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होती है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो मेंटल वर्कआउट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखने में ये बड़ा हैवी सा लफ्ज लगता है, मेंटल वर्क आउट, लेकिन एक्चुअली जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मेंटल वर्कआउट क्या है कि आपने अपने दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है।
वो ये कहते हैं कि जब हम 20 साल के होते हैं ना, तो उसके फ़ौरन बाद हमारे न्यूरॉन्स डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, 20 साल की उम्र से ही। लेकिन आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं अगर आप अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करें, अगर आप थोड़ा-सा मुतजस्सिस हो जाएँ, क्यूरियस हो जाएँ, और अगर आपके अंदर सीखने की ख़्वाहिश बाकी है, तो आप अपने न्यूरॉन्स को क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी जो हेल्थ होगी और इन टर्न आपकी जो लाइफ़ है वो ऑटोमैटिकली ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह से एक और जगह उन्होंने बड़ा मज़े का एक रेफ़रेंस दिया हुआ है कि आपने जब आप किसी स्ट्रेस में जाते हैं, बायोलॉजिकली उन्होंने बताया, तो ये आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस कंडीशंस आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हैं। वो आपके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि आपके अंदर एक हमारा सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में काम करता है। इमरजेंसी कंडीशंस में आपको पता है कि हमारी जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, जैसे हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, हमारी जो आईज़ होती हैं वो थोड़ी-सी फैल जाती हैं। तो वो यहाँ पर हवाला दे रहे हैं कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रेस में थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, कहना वो ये चाह रहे हैं कि हाउ डज़ स्ट्रेस वर्क? लेकिन इसको हम दूसरी तरह से अगर इंटरप्रेट करते हैं, तो चैलेंज लेने के लिए भी स्ट्रेस लेना ज़रूरी होता है। यानी अगर मेरे सामने कोई ऐसा टास्क है जो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं है, तो मेरी बॉडी जो है वो हमेशा रिलैक्स मोड में रहेगी। तो ए लिटिल मोर स्ट्रेस इज़ मोर बेनिफिशियल टू अचीव माय टास्क। तो थोड़ा-सा स्ट्रेस लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो डेफ़िनिटली वो आपकी बॉडी को रूइन करेगा, वो आपकी बॉडी को ख़राब करेगा। लेकिन किसी भी टास्क को एक्वायर करने के लिए आपके पास ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा-सा आप उसमें जो स्ट्रेस है उसको लेना शुरू कर दें। फिर उसके साथ-साथ उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है कि अ लॉट ऑफ सिटिंग विल एज यू। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को उस तरह से सामने नहीं लेकर आ रहे होते। तो ये जो आइकिगाई है, ये इन सारी चीज़ों का एक मजमूआ है, कॉम्बिनेशन है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा बैठे रहेंगे, जो सेडेंटरी बिहेवियर होता है, ये भी आपकी ज़िंदगी को थोड़ा या कम कर देता है। आपको जल्दी उसके अंदर आपकी जो एजिंग का प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, जो हम बहुत सारी दूसरी बुक्स में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर उनकी रेपिटेशन हो रही है इस यहाँ पर इस चैप्टर में, कि अगर आपने काम पर जाना है तो कोशिश करें कि आप पैदल चल के जाएँ, या फिर आप कम से कम, अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो आप कम से कम 20 मिनट ज़रूर पैदल चलें। अ, अगर आपने एस्केलेटर या लिफ्ट यूज़ करनी है तो उसकी बजाय आप सीढ़ियों से जाएँ। आप जितना ज़्यादा जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर शामिल हों, बजाय इसके कि आप टीवी के सामने टाइम गुज़ारें। जंक फूड को फ्रूट्स के साथ आप रिप्लेस करें, बच्चों के साथ खेलें या अपने पेट्स के साथ टाइम गुज़ारें, और अपनी जो डेली रूटीन है उसका ट्रैक ज़रूर रखें। सो ये चीज़ें उनको थोड़ा-सा आपकी जो लॉन्गेविटी है, उसको थोड़ा-सा बढ़ाने में मदद देती है। फिर उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 3 की तरफ। अगेन, अब ये जो चैप्टर 3 का नाम है, ये भी उसी तरह से जैसे पहले 2 चैप्टर्स थे, उसी तरह से ये भी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम लोगोथेरेपी टू आइकिगाई। यानी लोगोथेरेपी तो ये थी कि ज़िंदगी का मकसद हमने कैसे हासिल करना है, उसमें आपको मदद मिलेगी, और आइकिगाई है कि लंबी ज़िंदगी कैसे जीनी है, मतलब मकसद भी हो और लंबी ज़िंदगी कैसे हो। सो इसका जो टाइटल है, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर बाय फाइंडिंग योर पर्पस, तो दोनों चीज़ों को उन्होंने इसके अंदर कोरिलेट कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जब लोगोथेरेपी की हम बात करते हैं, तो लोगोथेरेपी में और जो साइको एनालिसिस होता है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है, सुनने का और बोलने का। जब हम लोगोथेरेपी की बात कर रहे हैं ना, कि आपने ज़िंदगी का मकसद किस तरह से हासिल करना है, उसको फाइंड कैसे करना है, तो उसके लिए आमतौर पर क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको बिठा देते हैं, उनको वो चीज़ें सुनवाते हैं जो कि वो नहीं सुनना चाहता, या उसके लिए सुनना मुश्किल है। अब मुश्किल किस तरह से है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम भाग रहे होते हैं, हम उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सो जब तक हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। जबकि जो आइकिगाई है, इसके अंदर आम तौर पर ये किया जाता है, जो साइको एनालिसिस होता है उसके अंदर पेशेंट को लिटा देते हैं, और उनको कहा जाता है कि आप हमें बताएं, बोलें आप। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर उसके अंदर उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद सोचना है, तो आप किस,
उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स आपके पास आता है और वो कहता है कि मैं, और वो सुसाइड करना चाह रहा है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि आप सुसाइड क्यों करना चाह रहे हो, या आप उससे ये पूछें ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर वे, कि सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक इंसान आपके पास आया हेल्प के लिए, वो आपसे पूछता है कि मुझे ज़िंदगी का मकसद नहीं मिल रहा, तो आप उसे कहेंगे आप खुदकुशी क्यों नहीं करते? तो डेफ़िनेटली वो जो जवाब देगा, वो इन टर्न वही वाला जवाब होगा जो उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। कुछ ना कुछ वो कहेगा कि मैं ये इस वज़ह से खुदकुशी नहीं करता, इस वज़ह से खुदकुशी नहीं करता, और अल्टीमेटली वो जो उसके जवाब होते हैं, वो उसको हेल्प आउट करेंगे कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अच्छा, लेकिन ये जो थेरेपी है, इसमें जो पर्सन है वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, एंग्ज़ियस हो सकता है, उसको मुश्किल हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी जो एक मकसद है वो ज़िंदगी का वो पा लेगा। ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद ये आगे चल के बता रहे हैं कि अब जब उसको ये पता चल जाएगा कि ज़िंदा रहने के लिए क्यों उसके लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है, ठीक है? ये मैं एज़ इट इज़ उस लाइन को पढ़ रही हूँ, ही हू हैज़ अ व्हाई टू लिव कैन बियर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ, यानी अगर उसके पास जिसको ये वो ऐसे रहना है, तो पहले आप क्यों पर आएँ, पर्पज़ पर आएँ, तो जब आपको पर्पज़ मिलेगा तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए क्या? कैसे आपने ज़िंदा रहना है, ठीक है? तो ये एक चीज़ जो थी ये बड़ी इसके अंदर, इस किताब के अंदर बड़े उसको तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में उसको बताया गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो एक और थेरेपी है मोरिटा थेरेपी। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन है। जो वेस्टर्न जो सोसाइटी है वहाँ पर वो कहते हैं आम तौर पर एक ये वाला नज़रिया है, नुक्ता नज़र है कि जब हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं तो हमारा अमल उसकी अक्कासी कर रहा होता है, यानी मैं जो भी काम कर रही हूँ वो मेरी सोच का अक्कास है। जबकि मोरिटा थेरेपी जो है वो इसके ऑपोजिट है। वो ये कहती है कि आप जो भी चीज़ महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आप उनके ऊपर तवज्जो ना दें, जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू। जो भी आपके एहसासात हैं, आप बस उनको कबूल करें। अगर आपको बुरा लग रहा है, आप कहीं इट्स ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है। तो लेकिन करना आपने वो है जो आपको करना चाहिए। तो जब आप उस काम को करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके ख़्यालात को या आपके जो महसूसात हैं उनको तब्दील कर देगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आम तौर पर ये बड़ा मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग था कि आम तौर पर मैं यही समझती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी सोच को ज़ाहिर कर रहा है, और हम दूसरों के बारे में भी यही सोच रहे होते हैं। लेकिन ये मोरिटा थेरेपी में उन्होंने ये कहा कि आप इसका ऑपोज़िट करें, आपको सोच आती रहेगी, आपके महसूसात तब्दील होते रहते हैं। आपने सिर्फ़ उनको एक्सेप्ट करना है, उनको कबूल करना है, लेकिन करना आपने वो है जो आपको करना चाहिए। तो उससे ये होगा कि आपके जो इमोशंस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँगे, आपके जो महसूसात हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएँगे। और उसमें उन्होंने 2-3 स्टेप्स दिए हुए कि सब इसको जो मोरिटा थेरेपी है उसको करने के लिए, कि नंबर 1 एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, नंबर 2 डू व्हाट यू शुड बी डूइंग। ठीक है? मतलब आपने अपने एहसासात को बस एक्सेप्ट करना है, लेकिन आपने करना वही है जो आपको करना चाहिए। और फिर उसके बाद आप क्या होगा कि आप अपनी जो ज़िंदगी है उसके मकसद को पाने के लिए थोड़ा-सा उसमें फेजेज़ हैं, उन्होंने पूरा उसको साइकोलॉजिकली, मैं उस डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पर इस किताब में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि ये जो थेरेपी है बाकायदा, जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, और वो किस तरह से, और ये मुझे सारा इतना आसान नहीं है जो मोरिटा थेरेपी की हम बात कर रहे हैं कि जी मैंने अपने एहसासात को महसूस किया, मैंने काम करना शुरू किया और मैंने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसमें आपको कम से कम 25-30 दिन लग सकते हैं, कुछ लोगों का महीनों पे ये अमल मुहीत हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये इफ़ेक्टिव है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, इसका जो चौथा चैप्टर है, अ, उसमें अब वो कह रहे हैं डॉक्टर कि समिया, फाइंड एक्सक्यूज फ्लो मी। इन एवरीथिंग यू डू। डॉक्टर अब समिया, श्योर, जी मैडम। जी, जी। ये ना 5 मिनट्स रह गए हैं, तो आप अगला चैप्टर शुरू हम लोग नेक्स्ट सेशन से कर लें इसको एंड करके। अ, ठीक है, वो सेम यही वाला यूज़ होगा मीटिंग वगैरह का जो हाँ पासवर्ड है। जी मैंने कोशिश बिल्कुल। तो की थी उसको जल्दी वाइंड अप करने की,
बस थोड़ा हाँ रह गया मेरे ख्याल में, विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, सेम लिंक से आप लोग दोबारा 6 ज्वाइन कर मिनट्स लें, है, मैं मतलब इसको 6 एंड मिनट्स करती हूँ। है। चलिए ठीक है, ठीक हो जी, गया। ओके। ओके, ओके।